पुरानी दिल्ली के पतली पतली गलियों में स्थित मटिया महल दरियागंज के गली के दोनों ओर मकान बने हुए थे, जिसमें लगभग 30 कमरे बने हुए थे। इन कमरों में वही लोग रहते थे जो या तो छोटे मोटे धंधे करते थे या किसी के घर में नौकर नौकरानी का काम करते थे। इसी गली के आसपास गंदगी अव्यवस्था का साम्राज्य कायम था। संकीर्ण गली में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर नजर आते थे। इन कमरों की अव्यवस्था और कहीं कहीं इन कमरों की नालियों का गंदा पानी बहता हुआ नजर आता था। इन कमरों में रहने वाले अधिकतर लोगों का स्वभाव भी उनके कमरे जैसा अव्यवस्था और गंदा था। वे बात बात पर गाली गलौज करते थे, देखते देखते मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। इन्हीं कमरों में से एक कमरा ललिता बाई की भी थी, जो जुबान की कड़वी पर स्वभाव से मेहनती और ईमानदार औरत थी। वे लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थीं और इसी से अपना गुजर बसर करती थी। दरियागंज में वैसे भी काम करने वाली नौकरानी बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। ऊपर से मेहनती और ईमानदार नौकरानी का मिलना तो किसी चमत्कार से कम नहीं होता था। यही कारण था कि ललिता बाई जिस घर में काम करती थी, उनके मालिक उसके साथ बहुत मीठा व्यवहार करते थे और उनकी छोटी मोटी मांगों को तुरंत मान लेते थे। ललिता बाई जिन घरों में काम करती थी, उनमें एक घर विशाल वर्मा का भी था, जिनका पंजाबी बाग में रेडीमेड जैकेट का कारोबार था और खूब चलता था। विशाल वर्मा की उम्र लगभग 50 साल की थी और उसकी पत्नी प्रीति भी उसी की उम्र की थी। घर में पति पत्नी रहते थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते थे। अपने परिवार के साथ ही वह सेटल हो गए थे। प्रीति अक्सर अपने बेटों के पास आती जाती रहती थी, जबकि विशाल वर्मा को इसका मौका कम ही मिलता था। वे अपने व्यापार में ही इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जब भी प्रीति अपने किसी बेटे के पास जाती, ललिता बाई की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती थी। ऐसे में उसे घर का काम करने के अलावा विशाल वर्मा के लिए खाना भी बनाना पड़ता। परंतु ललिता बाई खुशी खुशी ये अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभाती। विशाल वर्मा इसके बदले उसको अलग से पैसे देते या कोई उपहार दे देता। उस दिन शाम के लगभग 7 बज रहे थे। दरियागंज की बत्तियां जल उठी थी जब एक टैक्सी के कमरे के पास आकर रुकी। टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खुला और उसमें से लगभग 25 साल की एक औरत उतरी। शर्ट और जींस में कद बिल्कुल मीडियम शरीर से भरे भरे एक खूबसूरत लड़की थी, जिसे शाम के वक्त भी अपने चेहरे पर काला चश्मा पहन रखा था। उसके गोरे गोरे खूबसूरत चेहरे पर यह काला चश्मा बहुत खूबसूरत लग रहा था। टैक्सी की दूसरी ओर का दरवाज़ा खोलकर लगभग 30 वर्षीय एक आदमी निकला, जिसका रंग तो सांवला था, परंतु कदकाठी मजबूत और सजीली थी। लड़के ने देखकर टैक्सी का भाड़ा चुकाया और जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो उसने लड़की को देखा। अगले ही पल दोनों गली में प्रवेश कर गए। लेकिन गली में प्रवेश करते ही लड़की के खूबसूरत चेहरे पर बल पड़ गए। उसने पलटकर लड़के को देखा, फिर बोली, ललिता बाई इस कमरे में रहती हैं? इस गंदी और सड़ांध बिखेरने वाले कमरे में? हाँ, फिर तो मुझसे ये काम बिल्कुल नहीं होगा। बरखा, अगर मोटा नावा पीटना है तो हमें ये गंदगी और सड़ांध बर्दाश्त करनी ही होगी। बदले में लड़की ने एक ठंडी आह भरी और लड़के के साथ कूड़े कचरे और गंदगी और नालियों से बहने वाली पानी से अपने आप को बचाती आगे बढ़ने लगी। ललिता बाई थोड़ी देर पहले काम से लौटी थी और अब अपनी कमर सीधी करने के लिए चारपाई पर लेटी थी। बीते समय के साथ ललिता बाई का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। यही कारण था कि अब 2-3 घंटे काम करने पर ही उसकी कमर अकड़ जाती थी। वर्ष पहले तो वह लगातार 5-6 घंटे काम करने के बाद ही ताज़ा रहती थी। अपने कमज़ोर पड़ने वाले शरीर के कारण ललिता बाई को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। काश आज उसके बेटे उसके साथ होते तो उसे ऐसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ललिता बाई के 2 बेटे थे। उसने बड़े प्यार से पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया था और उनकी शादी कर दी थी, परंतु अपने पैरों पर खड़ा होते ही उन दोनों ने उसकी ओर से आंखें फेर ली थी और अपनी माँ को अकेला छोड़कर अपनी अपनी राह ले ली थी। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पलटकर ये देखने की ज़रूरत नहीं समझी कि उनके इस व्यवहार से उनकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। स्वाभिमानी ललिता बाई के दिल पर अपने बेटों की बेरुखी से गहरी चोट लगी थी। उसने निश्चय कर लिया था कि जिस प्रकार उसके बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, वह भी उनकी ओर से मुंह मोड़ लेगी। मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालेंगी और उनके आगे हाथ फैलाने नहीं जाएंगी। अपने इसी निश्चय के साथ अपने बेटे बहू से अलग होकर इस अलग कमरे में आकर रहने लगी थी।
ललिता बाई चारपाई पर लेटी अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थीं कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ललिता बाई ने दरवाजे की ओर देखा, फिर चारपाई से उतरकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो चौंक पड़ी। दरवाजे पर दो अजनबी लोग खड़े थे। किससे मिलना है आप लोगों को? ललिता बाई ने दरवाजे पर खड़े लड़के और लड़की को कई पल तक देखते रहने के बाद बोली, आप ललिता बाई हैं? लड़की ने पूछा। हाँ। ललिता बाई शक भरी निगाहों से देखती हुई बोली, फिर तो हमें आपसे ही मिलना है। पर मैंने आप लोगों को नहीं पहचाना। कौन हैं आप लोग? मेरा नाम बरखा है और ये सलीम। जहाँ तक आपका हमारे पहचानने का सवाल है, तो हम इससे पहले कभी आपसे नहीं मिले हैं। फिर आज क्या हमें सारी बातें यहीं दरवाजे पर ही करनी होगी? आइए अंदर आइए, ललिता बाई झोंकती हुई बोली। अंदर ललिता बाई ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके उनके पास आकर कमरे के फर्श पर बैठ गईं। आप भी चारपाई पर बैठिए। उसे फर्श पर बैठता देख लड़की बोली, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। ललिता बाई बोली, अब बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो है। पहली बार लड़के ने अपना मुंह खोला। पर इसके पहले हम आपको ये बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या मिलता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, परंतु इसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन से सवाल का जवाब? ललिता भाई, आपका शरीर जब तक स्वस्थ है आप लोगों के घर का काम कर अपना गुजारा कर लेंगी, परंतु जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा उस दिन आप क्या करेंगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब ये है कि क्या आप अपने काम से इतना पैसा कमा पाती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सकें? ललिता बाई के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंची। पिछले कई घंटों से ललिता को यही प्रश्न हैरान किए जा रहा था। आप खामोश क्यों हैं? उसे चुप देखकर लड़का बोला, मुझे आपकी चुप्पी का कारण पता है। अपने काम से जो पैसा मिलता है उसे लाख कोशिश के बावजूद भी कुछ बचा नहीं पाती और कभी बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान सही ढंग से अपना गुजारा ही कर ले, वही काफ़ी है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, ललिता बाई एक ठंडी आह भरकर बोली। पर किया भी क्या जा सकता है? हम औरों के लिए तो नहीं, परंतु आपके लिए इतना अवश्य कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए और क्यों? यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करना है स्वयं ही करना पड़ता है। और आप अगर अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं तो इसके लिए आपको यही प्रयास करना होगा। पर क्यों? पहले आप ये बताइए कि क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती हैं? कौन भला नहीं चाहता? हाँ, ललिता बाई बोली, हम आपको पूरे 50,000 रुपये देंगे। 50,000? ललिता बाई के मुंह से आश्चर्यचकित स्वर फूटा। पूरे 50,000 रुपये? लड़का बोला, मुझे क्या करना होगा? कोई खास नहीं, लड़के के बदले लड़की बोली। आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे विशाल वर्मा के घर बतौर नौकरानी रखवाना होगा। वह भी तब जब वो घर में बिल्कुल अकेले हों। पर किस लिए? 50,000 रुपये कमाना चाहती हो? हाँ, तो फिर वह करो जो हम चाहते हैं। लेकिन तुम नौकरानी बनकर वहाँ 1 महीने रहकर क्या करना चाहती हो? कुछ न कुछ तो करूँगी ही, पर ये बात हम तुम्हें नहीं बता सकते। बदले में ललिता बाई चुप रह गई। उसके माथे पर सोच की रेखाएं खिंची हुई थी। 50,000 रुपये की बात सुनकर उनके मन में लालच की भावना जाग उठी थी, परंतु दूसरी ओर वह उन लोगों की तरफ से शंका भी कर रही थी। न जाने वे लोग विशाल वर्मा के साथ क्या करना चाहते थे। तुम क्या सोचने लगी? उसे चुप देखकर लड़की बोली, पर तुम कहीं से भी काम वाली नहीं लगती। इसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। तुम ये बताओ, तुम ये काम कर सकती हो या नहीं? तो तुम्हारा इरादा विशाल वर्मा को कोई हानि पहुंचाना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, ललिता बाई हिचकिचाती हुई बोली, पर पैसे? जिस दिन तुम मुझे विशाल वर्मा के घर नौकरानी रखवा दोगी उसके दूसरे दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़की बोली। फिर दोनों उठकर खड़े हुए। उसके 2 दिन के बाद ही ललिता बाई के साथ लेकर विशाल वर्मा के यहाँ जा पहुँची। अरे ललिता, तुम? ललिता ने बरखा के साथ जैसे ही विशाल वर्मा के बेडरूम में प्रवेश किया वे बोल उठे, तुम 2 दिन कहाँ रही? तुम्हें मालूम है इन 2 दिनों में मुझे कितनी परेशानी हुई? तुम्हारी मैडम भी यहाँ पर नहीं है, पीठ के दर्द से परेशान थी साहब। ओहो! विशाल वर्मा ललिता बाई के साथ आई बरखा पर
एक सरसरी सी निगाह डालते हुए बोले, मैंने तो तुम्हें कई बार कहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ, पर तुम सुनती ही नहीं। अब मुझे मालूम हुआ कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे, ललिता बाई अफसोस भरे स्वर में बोली। और इसलिए मैं कल डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने दवाओं के साथ पूरे 1 महीने आराम की सलाह दी है। 1 महीने? विशाल आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में बोले। हाँ, पूरे 1 महीने। ललिता बाई अपने एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली। पर आप फिक्र न करें साहब, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मतलब? इससे मिलिए। ललिता बाई अपने बगल में खड़ी बरखा की ओर इशारा करती हुई बोली। ये मेरी भतीजी बरखा है। मेरी अनुपस्थिति में यही आपका काम कर दिया करेगी। विशाल वर्मा ने अब की बार बरखा पर एक गहरी नज़र डाली। डीप ब्लाउज में और लाजवाब फिगर की देवी बरखा भरे भरे उत्तेजित जिस्म की एक खूबसूरत लड़की थी। पर ललिता, ये तो कहीं से काम वाली बाई नहीं लगती। ये काम वाली बाई है ही नहीं साहब। ललिता बाई बोली। साहब, मेरा भाई खाता पीता आदमी है। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। वह तो मैंने अपनी बीमारी का वास्ता देकर बरखा को कुछ दिनों के लिए अपने पास भेजने के लिए कहा तो उसने यहाँ पर भेज दिया है। ओहो, तो साहब कल से अब यही आपका काम किया करेगी। ठीक है। कहते हुए विशाल वर्मा की आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। बरखा को विशाल वर्मा के घर काम करते करते अब 10 दिन बीत चुके थे। इस बीच उसने बड़ी मेहनत से और लगन से विशाल वर्मा के घर काम किया था और उसकी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस व्यवहार से विशाल वर्मा बड़े खुश हुए। वह बरखा के साथ बड़ी ही कोमल और अपनापन भरा व्यवहार करते थे। सच तो यही था कि बरखा की खूबसूरती और जवानी ने उनके अधेड़ जिस्म में एक नई उमंग जगा दी थी और उन्हें बरखा का साथ अजीब रोमांच से भरा देता था। उस दिन शाम के लगभग 6 बजे थे। विशाल वर्मा अपने बेडरूम में पड़े पलंग पर बैठे थे और बरखा घुटनों के बल झुकी उनके कमरे की सफाई कर रही थी। ऐसे में उसके भारी और मक्खन के समान मुलायम दूधिया सा अधिकांश भाग उसके डीप गले के ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। विशाल वर्मा की निगाहें रह रहकर उस क़यामती जिस्म की ओर उठ जाया करती थी। जब भी ऐसा होता, उनके तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। बरखा कहने को तो काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान विशाल वर्मा की हरकतों पर था। उनकी नज़रों का आज से समझकर वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि वे जल्दी ही विशाल वर्मा को अपने शीशे में उतार लेगी और ऐसा होते ही अपना उल्लू सीधा कर रफू चक्कर हो जाएगी। बरखा, तुम बेहद खूबसूरत और जवान हो और तुम्हारी इस खूबसूरती और जवानी ने मेरे तन बदन में एक आग भड़का दी है। आओ मुझसे लिपट कर मेरी इस आग को बुझा दो। कहते हुए विशाल वर्मा ने उसको अपने ऊपर खींच लिया। बरखा सफाई का काम समाप्त कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही विशाल वर्मा की नज़रों से वह दिलकश नज़ारा गायब हो गया। इसके बावजूद उनके तन बदन में कामनाओं की जो आग भड़की थी, वह उसकी गर्मी से झुलसे जा रहे थे। साहब, आज खाने में क्या बनाऊं? तभी बरखा विशाल वर्मा के सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारा जो चीज़ चाहे बना लेना। तुम्हारे हाथ का बना हर खाना लजीज होता है। विशाल वर्मा उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोले। साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज कढ़ाई मुर्गा बना लूं? बना लो, पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें भी आज मेरे साथ रात का खाना खाना होगा। पर साहब, कोई बहाना तो नहीं चलेगा। मेरी बात माननी होगी। ठीक है। बरखा अदा से मुस्कुराई। मैं बाजार जाकर मुर्गा ले आती हूँ। कहने के बाद बरखा कमरे से निकल गई। बरखा के साथ खाना खाने के बाद विशाल वर्मा आराम की मुद्रा में अपने पलंग पर लेटे थे। उनकी आंखों के सामने बरखा का खूबसूरत भरा भरा उत्तेजित बदन नाच रहा था। उनके तन बदन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। उनके मन में इस समय बरखा को अपनी आगोश में लेने की तीव्र भावना उठ रही थी। बरखा इस समय रसोई में जूठे बर्तन साफ कर रही थी। अपना काम निपटाकर उसे अपने घर चले जाना था। इस बात ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वे सोच रहे थे किस प्रकार वे उसे घर जाने से रोकें। तभी बरखा ने कमरे में प्रवेश किया और ऐसा होते ही विशाल वर्मा के धड़कनें तेज हो उठी। साहब, मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। बरखा गौर से विशाल वर्मा के चेहरे को देखती हुई बोली। बरखा, यहाँ आओ हमारे पास। विशाल वर्मा अपनी धड़कनों पर काबू पाने का प्रयास करते हुए बोले। बरखा उनके पलंग के पास जा खड़ी हुई। बैठो बरखा। झिझकने का प्रदर्शन करती पलंग पर बैठ गई। बरखा, खाने के बाद मेरा सर भारी भारी लग रहा है।
अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। ओहो। बरखा बोली, साहब आप सही से लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। कहते हुए बरखा ने विशाल वर्मा को लिटाकर उनका सर दबाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए बरखा के क़यामती जिस्म उनकी आंखों के सामने आ गए थे। विशाल वर्मा कुछ देर तक तो अपने आप को संभालते रहे, फिर अपने ऊपर झुकी बरखा के बदन पर अपनी बाहें कस दी। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? बरखा चौंकती हुई बोली, बरखा तुम बेहद खूबसूरत और जवान हो। विशाल वर्मा उत्तेजना से कांपते स्वर में बोले, और तुम्हारी इस खूबसूरती और जवानी ने मेरे तन बदन में एक आग भड़का दी है। आओ मुझसे लिपटकर मेरी इस आग को बुझा दो। कहते हुए विशाल वर्मा ने उसको अपने ऊपर खींच लिया। अगले ही पल वह दीवानों की तरह उसे चूम सहला रहे थे। कुछ देर तक तो बरखा उनकी बाहों में झूठ मूठ के कसमसाती रही, फिर उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। बरखा को धकेल फिर से अपने ऊपर सवार कर लिया। उनके हाथ तेजी से बरखा को वस्त्रहीन कर रहे थे, और जब उसका वस्त्रहीन उत्तेजित बदन उनकी आंखों के सामने आया तो उनकी आंखों में वासना की तेज भूख उठी। उन्होंने अपने बदन का पूरा भार बरखा के नाजुक बदन पर डाल दिया। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बरखा ने मानो अर्थनाद किया, परंतु विशाल वर्मा अब इस स्थिति में नहीं थे कि वे बरखा की कोई बात सुन सकें। वह उसके सौंदर्य की अतुल गहराइयों में उतरते चले गए। न जाने कितनी देर तक कामनाओं का ये तूफान गुजरता रहा, और जब शांत हुआ तो बरखा रोती हुई, साहब आपने मुझे बर्बाद कर दिया। पल भर तक तो विशाल वर्मा के मुंह से बोली ही ना फूटे। फिर वे लज्जित स्वर में बोले, बरखा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप में नहीं रह गया था। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज़ ये बात ललिता को ना बताना। आपने मेरी इतनी कीमती चीज़ लूट ली है और अब कह रहे हैं कि मैं अपने चाची को ये बात ना कहूँ। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। कीमत? बरखा ने एक रोषपूर्ण निगाहों से उनकी ओर देखा। बदले में विशाल वर्मा ने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी शीशे की तिजोरी की ओर बढ़े। ऐसा होते ही बरखा के होठों पर एक कुटिल मुस्कान रंग उठी, परंतु जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोला उसकी निगाहें उस पर जम गई। तिजोरी नोटों और गहनों से भरी हुई थी। विशाल वर्मा ने 50,000 रुपये की एक गड्डी निकाली, फिर तिजोरी बंद करके जैसे ही पलटे, बरखा के होठों पर खेलती मुस्कान मानो जादू के जोर से गायब हो गया। विशाल वर्मा उसके करीब आए और लगभग जबरदस्ती नोट की गड्डी उसके हाथ पर रखते हुए बोले, प्लीज़ ललिता को कुछ मत बताना। बदले में बरखा उन्हें पल भर तक घूरती रही, फिर अपने कपड़े ठीक करने के बाद नोटों की गड्डी अपने ब्लाउज में रखी और कमरे से निकल गई। विशाल वर्मा ने मानो राहत की लंबी सांस ली। उस रात विशाल वर्मा पूरी रात ढंग से ना सो सके। उन्हें पूरी रात इस सोच ने परेशान रखा कि कहीं बरखा ललिता बाई को उनकी काली करतूत न बता दे। अगर ऐसा होगा उनकी काफ़ी फजीयत होगी। दक्षिण आवेश के विषभूत होकर उन्होंने बरखा के साथ जिस्मानी संबंध को उपस्थित कर लिया था, पर अब उससे उत्पन्न होने वाले दुर्दशा की कल्पना कर सहमे हुए थे। रुपए देखकर उन्होंने बरखा का मुंह तो बंद करने की कोशिश की थी, परंतु फिर भी वह इस ओर आश्रित न थे। काश वे जान पाते कि उन्होंने जो भी कुछ किया वह तो बरखा की सोची समझी साजिश थी, परंतु जब दूसरे दिन बरखा काम पर लौट आई तो उनकी सारी शंकाएं निर्मल साबित हुई। उन्हें तब थोड़ा आश्चर्य हुआ था जब बरखा के व्यवहार से लगा ही नहीं कि उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया है। वह पहले की तरह ही उनसे हंस बोल रही थी। उसके इस व्यवहार से उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था, परंतु उससे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि अब वह न सिर्फ उसकी ओर से निश्चित हो गए थे, बल्कि आने वाले भविष्य में इस बात की संभावना भी नज़र आने लगी थी कि वे दोबारा से उसका आनंददायक जिस्म दोबारा पा सकेंगे। 5 दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा तो छठे दिन रात को विशाल वर्मा ने साहस कर बरखा को एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? बरखा उनकी बाहों में मचलती हुई बोली, आपने वादा किया था कि आप आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं क्या करूं बरखा? विशाल वर्मा उत्तेजना से कांपते हुए स्वर में बोले, तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे यूं पागल बनाया है कि मुझको अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहा गया। प्लीज़ मुझे मत रोको, मुझे मेरी प्यास बुझा लेने दो। बदले में बरखा ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। फिर तो आए दिन ये खेल खेला जाने लगा था। जहाँ विशाल वर्मा इस बात से खुश थे कि उन्हें बरखा जैसी खूबसूरत और जवान लड़की का जिस्म प्राप्त हो रहा था, वहीं बरखा इस बात से खुशी थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी।
जब बरखा को इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि विशाल वर्मा पूरी तरह उसकी मुट्ठी में आ चुके हैं, तो उसने एक रात उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। उसके इस भयानक इरादे से बेखबर विशाल वर्मा ने पेट भर भोजन किया, फिर बरखा के हुस्न और जवानी का जाम चख कर पिया और मदमस्त होकर बिछावन पर लुढ़क गए। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली, तो अपने कमरे में रखे तिजोरी को खुला देख उनकी सारी खुमारी पल भर में काफूर हो गई। मिनट के 100वें हिस्से में उन्हें ये बात समझ में आती चली गई कि बरखा ने उन्हें इस हुस्न और जवानी की चकाचौंध दिखाकर बुरी तरह लूट कर रफू चक्कर हो गई है। ये बात समझ में आते ही उनका सर चकराया और वे गश खाकर एक बार फिर बिछावन पर लुढ़क गए और बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया और पुलिस उनके आसपास खड़ी थी और विशाल वर्मा के सामने उनकी पत्नी खड़ी थी, जो ही वे काफ़ी परेशान लग रही थी। आखिरकार पुलिस वालों के पूछताछ के जरिए जब असलियत सामने आई, तब सारा भेद खुला। ना तो विशाल वर्मा कभी अपनी पत्नी के सामने सर उठाने के लायक रह गए थे और ना ही अपने दोनों बेटों के सामने एक मर्द को अपने दिमाग पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। क्या बरखा उनकी बेटी की उम्र की नहीं थी कि ये सोचे बिना ही वह उसके जिस्म के प्यासे हो गए? एक मर्द को तो इस मर्यादा में ज़रूर रहना चाहिए, उम्र का लिहाज ज़रूर रखना चाहिए। अगर वह घर में कितने भी अकेले थे और वे लड़की इस तरह से कर रही थी, तो उस लड़की को अपनी बेटी के जगह डांट भी सकते थे। अगर वे बरखा अपना आधा शरीर दिखा रही थी, तो विशाल वर्मा को उसको डांटने के बजाय उस पर हावी हो गए और उसके जिस्म के प्यासे हो गए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्त।